So, hello, hi, everybody out there. Good morning, young doctors. आज जो है एक खास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो जो अभी नीट पीजी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और जिसके रेफरेंस में बहुत सारे क्वेश्चन मेरी चैनल पर आए भी हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि हमें सर्जिकल ब्रांचेस चुनना चाहिए या नहीं अगेंस्ट मेडिकल ब्रांचेस, या यदि डीएनबी मेडिकल ब्रांचेस में डीएनबी मिल रही है तो हमें सर्जिकल ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएशन ले लेना चाहिए क्या। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इसका रीज़न ये होता है कि यदि आप इंस्टीट्यूट के लिए कोई ब्रांच चुनते हैं तो वो इंस्टीट्यूट तो आपसे 3 साल में अलग हो जाता है, लेकिन यदि आप कोई सब्जेक्ट को चुन लेते हैं तो वो सब्जेक्ट ज़िंदगी भर आपके साथ चिपका रहता है। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सर्जिकल ब्रांचेस को चुना और बाद में रिग्रेट किया। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। वो स्पेसिफिक रीज़न ये होता है कि सर्जिकल ब्रांचेस चुनने के लिए एक ख़ास तरह का एप्टीट्यूड चाहिए। अब ये एप्टीट्यूड मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? सिंपल वर्ड्स में मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपके ऐसे कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने डिटरमिन कर रखा है कि वो आर्मी में ही जाएंगे। वो क्यों आर्मी में जाएंगे ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा, एक ही क्रेज़, एक ही शिद्दत होती है कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करना है। अब आर्मी ज्वाइन करने का कोई लॉजिकल रीज़न तो नहीं वो दे पाते, लेकिन उनके मन में जो ये इच्छा होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यही एप्टीट्यूड होता है। एक ख़ास चीज़ करने के लिए, पर्टिकुलरली वो चीज़ करने के लिए जिसका डिफ़िकल्टी का लेवल हाई होता है, जनरल बातों के अलावा वो चीज़ें करने के लिए एक ख़ास तरह का ड्राइव, एक ख़ास तरह का इच्छा शक्ति चाहिए होती है, जिसे कि हम सिंपल वर्ड्स में एप्टीट्यूड कह सकते हैं। तो सर्जरी के लिए एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्जिकल ब्रांचेस जो होती है वो मेडिकल ब्रांचेस से काफ़ी अलग होती है। सर्जिकल ब्रांचेस का मेनली मतलब यहाँ पर गायनिक, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी है। आगे तो सुपर स्पेशलाइजेशन के अपने प्रॉब्लम्स और अपने इश्यूज़ होते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर्जिकल ब्रांचेस जो होती हैं उनकी कुछ खास अलग रिक्विजिट्स होती हैं जो कि स्पेसिफ़िकली सर्जिकल ब्रांचेस के लिए ही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग और काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग होती है। तो जिस तरह एक आर्मी में एनडीए में गया हुआ कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे कठिन टेस्ट पास करके ही एनडीए का एग्ज़ाम पास कर पाता है, उसी तरह सर्जिकल ब्रांचेस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि बहुत सारे कठिन फैक्टर्स को ओवरकम करने के बाद ही आप एक सक्सेसफुल और अच्छे सर्जन बन पाते हैं। एक एक करके इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सर्जिकल ब्रांचेस में क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही मेहनत का लेवल काफ़ी हाई होता है। एग्ज़ामिनेशन, एडमिशन, ट्रीटमेंट के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है सर्जिकल ब्रांचेस में, वो होता है डिसीज़न लेना कि हमें सर्जरी करना है या नहीं करना है, और उसके बाद सर्जरी करना। सर्जरी करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जिसमें फ़िज़िकल एफ़र्ट भी लगता है, मेंटल एफ़र्ट भी लगता है, और उतना एफ़र्ट करने के बाद यू गो फॉर ऑपरेटिव प्रोसीजर। मतलब कि आपने ऑलरेडी काफ़ी फ़िज़िकल और मेंटल लेबर किया है, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर सर्जरी। सर्जरी करते समय भी काफ़ी अनफोर्सिन फैक्टर्स आ जाते हैं और आते ही हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए भी आपको और फिज़िकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब आप सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप कोई बहुत बड़े सर्जन होकर नहीं निकलते हैं। तो अच्छा सर्जन बनने के लिए, बड़ा सर्जन बनने के लिए आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर सीनियर रेसिडेंसी करनी पड़ती है। सीनियर रेसिडेंसी करते समय भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत जो है दिन में भी करनी पड़ती है और रात में भी करनी पड़ती है। तो लाइफ जो होती है
वो शुरू के सालों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती है, फिज़िकली एज वेल एज़ मेंटली। और आपके पास यदि आप सचमुच अच्छा सर्जन बनना चाहते हैं तो खुद के लिए समय बहुत ही कम रहेगा शुरू के कुछ सालों तक। वो कितने साल हैं वो आपके लर्निंग कर्व पर डिपेंड करता है। लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व का ये मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने टेक्निकल वर्क में, सर्जरी इज़ ए टेक्निकल वर्क सॉर्ट ऑफ, एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए नंबर ऑफ टेक्निकल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसमें रिफाइनमेंट डेवलप करना पड़ती है और उसका नॉलेज भी डेवलप करना पड़ता है। तो जब आप ये सब करते हैं तभी सर्जन अपना लर्निंग कर्व पूरा करता है। नेट पर आप डालेंगे सर्जन्स लर्निंग कर्व तो आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। तो उस लर्निंग कर्व पूरा करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी समय तक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो मेहनत करनी पड़ती है तो आप कहेंगे कि मैं मेहनत कर लूँगा, मैं कौन सा कमज़ोर हूँ, मैं तो यंग हूँ। लेकिन ये मेहनत में जो है जो मेंटल स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बना देता है उन लोगों को जिनका सर्जिकल एप्टीट्यूड नहीं होता। जिनका सर्जिकल एप्टीट्यूड होता है वो तो इस मेंटल स्ट्रेस को एंजॉय करते हैं, लेकिन जिनका सर्जिकल एप्टीट्यूड नहीं होता वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक एलर्जी सी डेवलप होने लगती है सर्जरी के लिए। उसके बाद एक और इसका जो एक ख़ास एलिमेंट है जो दूसरी ब्रांचेस में उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो ये होता है कि आपका कैरियर लेट शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने अच्छी जगह से सीनियर रेसिडेंसी कर भी ली, सब कुछ कर लिया, जब आप मार्केट में जाते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन और उसके बाद आपको खुद को एस्टेब्लिश करने में भी समय लगता है। दवाई लिखवाने कोई किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। तो आपको अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए भी कुछ साल देने पड़ते हैं। तो आपको कुछ साल देने पड़ते हैं सीनियर रेसिडेंसी के लिए और कुछ साल देने पड़ते हैं मार्केट में खुद को साबित करने के लिए। तो इस तरह से जो कैरियर है सर्जन का वो काफ़ी लेट शुरू हो पाता है। तो जनरली सर्जन जो है वो 35 साल के बाद ही या 40 साल के करीब ही खुद को एक वेल एस्टेब्लिश स्थिति में ला पाते हैं। उसके बाद जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर्जिकल ब्रांचेस में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एमरजेंसीज रात में भी आ सकती हैं, एमरजेंसी शाम को भी आ सकती है, एमरजेंसीज अर्ली मॉर्निंग भी आ सकती है। तो दूसरे ब्रांचेस के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन्हें ये वाला फैक्टर नहीं डील करना पड़ता, लेकिन सर्जन को एमरजेंसीज जो है कभी भी डील करना पड़ती है। उस वक्त उनकी खुद की हालत न जाने कैसी हो, उनके घर की हालत न जाने कैसी हो, उनको कहीं जाना हो और भी कमिटमेंट्स हो, लेकिन फिर भी यदि कोई इमरजेंसी सर्जरी में आप उलझ जाते हैं और यदि वो लंबी खिंच जाती है तो इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल फिनोमेना जो आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद जो मेंटल स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, तो मेंटल स्ट्रेस सर्जरी में इस तरह से होता है कि सर्जरी में जो है चीज़ें अचानक यू टर्न ले सकती हैं। आप एक प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, आप एक हेल्दी सर्जरी कर रहे हैं और अचानक उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया सर्जरी के दौरान, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा और सर्जरी करने के बाद घर जाने पर भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। आपको तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। उसी तरह सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में भी अनसर्टेनिटीज़ होती है। आपकी सर्जरी तो अच्छी रही, लेकिन पेशेंट को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, उस कारण से पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया, उस कारण से पेशेंट की डेथ हो गई। लेकिन घर वाले और सोसाइटी तो यही मानकर चलते हैं कि वो जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई उसके रूट में सर्जन ही था। तो वो सारी जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी होती है वो आपकी तरफ फोकस हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी जो होती है वो काफ़ी मेंटली स्ट्रेसिंग और मेंटली डिमांडिंग होती है। तो सर्जन को मतलब कहते हैं कि रातों की नींद
से अपने अपने पैसे का कॉस्ट चुकाना पड़ता है, सर्जन को अपने शरीर की थकान से कॉस्ट चुकाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा सर्जन को जो है रिस्क से कॉस्ट चुकाना पड़ता है। तो ये जो 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, एक्सेसिव फिजिकल लेबर, एक्सेसिव मेंटल लेबर एंड सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, ये 3 फैक्टर्स को जो एंजॉय करते हैं, ये 3 फैक्टर्स को जो डील कर सकते हैं, ये 3 फैक्टर्स को जो सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं आने वाले कई सालों तक, क्योंकि अल्टीमेटली आप बड़े होने वाले हैं, आप छोटे नहीं होने वाले हैं। तो उन्हीं को सर्जिकल ब्रांचेस चुनना सही रहता है और वही सर्जरी को एंजॉय कर पाते हैं। उसके बाद यदि आप सर्जरी में बड़ी सर्जरीज़ करने जाते हैं तो बड़ी सर्जरीज़ का ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा होता है, 4, 5, 6 घंटे तो एवरेज लग जाता है। आपको उतने देर तक खड़े रहना, उतने देर तक मेंटल स्ट्रेस को बियर करना, उतने देर तक अनसर्टेनिटी को बीट करना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी नहीं आएंगी। आप जो है एक अनसर्टेन लाइफ जीना पसंद करेंगे जिसमें आप हमेशा ऑन द गो रहेंगे, तो आप सर्जिकल ब्रांचेस को चुनें। अदरवाइज़ सर्जिकल ब्रांचेस चुनने से आपको काफ़ी ज़्यादा बाद में रिग्रेट हो सकता है। इसमें मैंने कोई नीट पीजी वाले रैंक वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं किया है, केवल सर्जिकल एप्टीट्यूड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कुछ क्लैरिटी मिली होगी। काम की बात तो की ही थी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काम की बात बताता हूँ। ओके, नमस्कार, गुड बाय।